Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel. And today we have another session with another topper of CAPF Assistant Commandant. और जैसा आप सभी को पता ही है कि CAPF Assistant Commandant लाखों लोग जो हैं इस एग्जाम को देते हैं और इसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। मल्टीपल स्टेजेस के अंदर रिजेक्शन होता है और बहुत ही कुछ बच्चे जो होते हैं फाइनली मेरिट लिस्ट में पहुंच पाते हैं। तो हमारे साथ में है अर्पित कौशिक, जिन्होंने CAPF Assistant Commandant 2020 का जो रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर इनका नाम आया है अर्पित का। एंड अर्पित, कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर गेटिंग दिस डिसेंट रैंक। Thank you so much, sir, and thanks a lot for this beautiful introduction also. ओके, सो ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन बेसिकली अभी मैं देने वाला हूँ आपकी, क्योंकि यू हैव सो मच कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज टू डू थिंग्स जो आपने पहले भी अचीवमेंट हासिल की है। उसी के बारे में अभी मैं ब्रीफ चीजें बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, ताकि उनका जो है वो इंटरेस्ट बना रहे और ऑब्वियसली दे विल रिलेट मोर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं। सेम अप्लाइज टू यू, आप भी सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से आए। देन हमेशा से कीड़ा था कि हाँ डिफेंस सर्विसेज में जाना है, फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो आपने क्या किया, यू ट्राइड इन द टेक्निकल एंट्री स्कीम। कमाल की चीज ये है कि अर्पित जो है 2 बार रिकमेंड हो चुके हैं फ्रॉम दी SSB भोपाल बोर्ड, राइट। उसके बारे में अर्पित खुद बताएंगे, उस पूरे सिचुएशन के बारे में। फिर उसके बाद ही वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द आर्मी और एयरफोर्स बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। देन ही ऑप्टेड फॉर दी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंटीग्रेटेड एमटेक कर रखी है इन्होंने। एंड फाइनली ही इज असिस्टेंट सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट थ्रू दी CAPF प्रोसेस। और अभी जो है ये जॉब कर रहे हैं SBI PO की। ही इज राइट नाउ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो SBI है, IBPS PO है, क्लर्क है और बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक कमाल की चीज अर्पित के बारे में ये भी है जिसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली बात जरूर करेंगे। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही इज वर्सेटाइल पर्सनालिटी। एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में इन्होंने थिएटर में पार्टिसिपेट किया, मॉडलिंग इन्होंने की है, कैलिस्थेनिक इनको करने का बहुत ज्यादा पैशन है। तो इसके बारे में भी हम लोग ओवरऑल चीजें बात करेंगे। इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। सो तो अर्पित, मुझे सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना एकेडमिक्स हो गया, अपने पेरेंटल इंफॉर्मेशन बता दीजिए, स्कूलिंग वगैरह बता दीजिए। Sir, about my academic background, I've done my schooling from Sainik School Kunchpura, and मेरे फादर एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं। मेरी मदर भी पहले एक टीचर थी, बट अभी उन्होंने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी किसी रीजंस की वजह से। एंड अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से करने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि कीड़ा होता है डिफेंस फोर्सेज में जाने का, तो मैंने NDA के एग्जाम्स को भी कई बार क्वालिफाई करा। देन आई वाज रिकमेंडेड फॉर SSB इन फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी बाय 21 एंड 33 बोर्ड ऑफ भोपाल। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी इंडियन आर्मी में, बट मेरी आइस में कॉर्नियल ओपेसिटी का इशू आया था, तो उस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था डिफेंस फोर्सेस को। तो उसके बाद सर मैंने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन करी। तो मैंने मास्टर्स की हुई है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में फ्रॉम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। एंड अपने कॉलेज के टाइम पे सर मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक था, लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से देखने का शौक था। तो अकेडमिक्स में मैं सर हमेशा अबव एवरेज ही परफॉर्म करा, लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग था कि अलग अलग चीज़ें जो भी हैं, कि जैसे स्कूल के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करा। कॉलेज के टाइम पे मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़, बीट थिएटर और थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह में भी मेरे का इंटरेस्ट था। उसके अलावा ट्रैवलिंग का या फिर कैलिस्थेनिक्स और मॉडलिंग जैसे आपने बताया, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने एक्सप्लोर करी, सब चीज़ों को जानने की कोशिश करी। कॉलेज के बाद मैंने सर CDS एंड FCAT के एग्जाम्स को तो क्वालिफाई किया ही था, बट क्योंकि मैं 100% फोकस के साथ उनको नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था मेडिकल इश्यूज हैं। तो मैंने अपना जो भी एक ओरिएंट अपना फोकस था तो CAPF और इन सब एग्जाम्स की तरफ रखा। उसके बाद इनिशियली सर 2 साल तक स्ट्रगल ज़्यादा रही, उसके बीच में कोविड के रिपीटेड लॉकडाउन्स रहे, रिजल्ट्स पोस्ट डिले हुए। तो ये CAPF 2020 का रिजल्ट मेरा अभी रिसेंटली आया है, जिसको मैंने क्वालिफाई करा। उसके अलावा मैंने 3 बैंकिंग एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करा, जिसमें से कि SBI PO मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके अलावा मैंने को कैनरा बैंक और इंडियन बैंक के भी एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया था थ्रू IBPS। तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI एंड आई एम पोस्टेड इन जम्मू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
एक चीज है जो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट, क्योंकि ये जो मेडिकल इशू है जो आपने बताया, कॉर्नियल ओपेसिटी, राइट? यस सर। सो ये आपको पहले ही पता था, थोड़ा आइडिया था कि ऐसा ऐसा चीज मेरे साथ है, या एकदम से खुलासा हो गया कि हाँ? क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो मेडिकल होता है वो बहुत ही डिटेल्ड होता है, तो ये पहले आइडिया था या उसी दिन पता लगा कि ऐसा भी है? सर पहले तो कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में। हम्म। हम्म। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे को बेसिक पता था कि ये वाले टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो वो मैंने पहले करवाए हुए थे। जो भी नॉक नीज होती हैं, फ्लैट फुट होता है, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर एल्बो में बेंड होता है, स्वेटिंग का इशू होता है, तो इस सब मैं पहले देख के जा चुका था, मुझे था कि ये सब ओके है। लेकिन ओके। ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग क्रॉप्ड अप, एंड शायद इसका रीजन ये रहा कि जो मेरा मेडिकल हुआ था वो नीवी के स्टैंडर्ड्स पर हुआ था, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो मे ओके। बी एक ये इशू रहा था सर वहाँ पे। अच्छा, आपका जो रैंक आया है टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू इन द इंडियन आर्मी, दैट वाज रैंक 30? 30 ओके, सर। रैंक 30। ओके। सो अर्पित, उसके बाद जब ये मेडिकल इशू आया, उसके बाद कैसा फीलिंग रहा कि अब एक वो सिचुएशन मेरे को थोड़ा सा बताओ कि कैसे आपने उस चीज को कोप अप किया? कि देखो, ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैड दैट डिजायर कि टू सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट? आपने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, तो वो ऑब्वियसली वो कीड़ा था आप में। then when you got to know that you have this problem, that this issue, और इसकी वजह से शायद फ्यूचर में आपका ये दी एंड हो गया है जर्नी का, क्योंकि मेडिकल में आपका ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसके बाद कैसा कोप अप आपने किया? किस तरीके से ऊपर बढ़े आप? सर सबसे पहले तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरा मेडिकल हुआ आफ्टर एसएसबी एमएच में हुआ था, तो एक थोड़ा सा होप रहता है कि चलो अभी 2 अपील्स पेंडिंग है, पहले बेस हॉस्पिटल में, फिर रिसर्च एंड रेफरल जो मेन हॉस्पिटल है धौला कुआं वाला। तो उस टाइम तक तो था कि हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े से मैंने मेडिकेशंस भी लिए हुए, उसके अलावा मैंने जो भी इंडिया के प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं, एम्स, पीजीआई वगैरह, वहाँ पे भी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। जब नहीं हुआ सर तो बुरा तो डेफिनेटली लगा था, आई वोंट से कि नहीं लगा, क्योंकि सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं था, तो मेरी पूरी फैमिली का एक ड्रीम था, और मैंने अपने लाइफ के एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड यहाँ पे इन्वेस्ट किया डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो जिस टाइम पे सब लोग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे दिमाग में डिफेंस ही चला करता था उस टाइम पे। एंड मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, आफ्टर माय क्लास 12। तो उसके बीच में ही नवंबर में जाके मैंने 1 साल का मेरा ड्रॉप हो गया था सर इस रीजन की वजह से। तो नवंबर में मेरी जो एसएसबी थी वो हुई, और ये मेडिकल का रिजल्ट आया। एंड December 25th, एज फार एज आई रिमेंबर, वाज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर आईआईटी जेईई इन दैट ईयर। तो मैं उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा मेरा टाइम जो था वो कम्यूटेशन में निकल गया, करनाल टू अम्बाला, जो वहाँ पे काफी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर कभी चंडीगढ़ पीजीआई, देन कभी एम्स, देन कभी आरआर। तो ऑल ऑफ अ सडन 1 डेढ़ महीने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और आई ट्रीटमेंट में मेरे को फोकस करना पड़ा। तो उस वजह से सर मैं वहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर पाया। तो मेरे और मेरी फैमिली के लिए एक सेटबैक था, बट एक ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं सर, मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा। मेरी मदर ने मुझे, उनको बहुत ज्यादा मुहावरे और वो जो कुछ लाइंस वगैरह होती है हमेशा मेरे को सिखाती थी, बोलती थी। एंड उन्होंने हमेशा बूस्टअप किया कि ठीक है, अभी तो पूरी लाइफ है सामने, ये क्लियर हो गया कि तुम एक ऑफिसर बनने के लिए, उतनी अच्छी रैंक बनने की लाने की कैपेबिलिटीज है तुम्हारे अंदर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबको अपने टाइम पे चीजें नहीं मिलती हैं। मेरी रैंक अच्छी थी, मैं 2 बार रिकमेंड हुआ, नहीं हुआ मेडिकल में, ठीक है, कई बार नहीं होता है डेस्टिनी में, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और जो भी है लाइफ में उसे एंजॉय करो। तो फिर एक मुझे कॉलेज में जाने का ऑप्शन मिला, मौका मिला, वहां पे जाके बहुत सारी चीजों को मैंने एक्सप्लोर किया। तो मैंने लाइफ में सर ये चीज देखा है कि जो भी चीज सामने होती है ना, उसको अगर पूरे दिल से खुशी से करो, तो उसके फिर जो नहीं मिला उसको भूलना आसान हो जाता है। तो मैं कॉलेज में था, तो ऐसा कभी 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 लगता था यार काश हो जाता, मेरे सारे फ्रेंड्स उस टाइम तक लेफ्टिनेंट और कैप्टन बन चुके थे जब तक मैं पास आउट हुआ। बट ठीक है, मेरे को काफी कुछ मेरे कॉलेज में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, मेरे सिस्टर ने मुझे बहुत काफी ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पीरियड में। वाह, बहुत बढ़िया लगा सुन के, और ऑब्वियसली आपने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। और अब कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज, क्योंकि हम लोग इसका इंटरेक्शन को ऐसा सेट स्टैंडर्ड पैटर्न की तरह नहीं फॉलो करेंगे कि भैया स्ट्रैटेजी बता दो,
बुक्स बता दो, ये सब चीजें तो मैं पहले बच्चों से करता रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, तो इस पे हम लोग कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। कॉलेज में जब गए तो अर्पित आपने कॉलेज में एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में परफॉर्म किया, राइट? तो थिएटर वगैरह किया, तो थिएटर के बारे में बताओ कि यार ये कैप्टन विक्रम बत्रा का आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने कुछ इसका इनका प्ले किया था, तो व्हाट वाज एग्जैक्टली दैट, और इससे रिलेटेड और कोई चीजें आप बताना चाहते हो? सर एक्चुअली थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा बचपन से ही करना चाहता था, और स्कूल टाइम में भी मेरा मन था कि थोड़ा बहुत एक्टिंग या डायरेक्शन में या जो भी मैं कुछ सोचता हूँ उसको प्रेजेंट करूँ दूसरों के सामने अपने अपने तरीके से। लेकिन पढ़ाई में और डिफेंस के जो मेरा एक बैकग्राउंड है, सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। थोड़ा बहुत वहाँ पे हुआ करता था, बट मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि अपनी पढ़ाई को, देन स्पोर्ट्स को, और फिर अपने जो भी ड्रीम है उसको परस्यू करने के बीच में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिला। तो कॉलेज में गया तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कल्चर में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं। तो कभी किसी ने सिखाया नहीं था, ऐसे कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं था, और हम तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में। पहले दो सालों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो थर्ड ईयर में थोड़ा सा सर मैंने बेस बिल्डअप कर लेने के बाद कुछ इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपनी टीम बनाई। तो उनमें हमारी कहीं पे फर्स्ट पोजीशन भी आई, सेकंड पोजीशंस भी आई, मैंने मोनो एक्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया। तो एक बेस बिल्डअप करने के बाद मेरा स्टार्टिंग से सपना था कि एक बार यूनिफॉर्म तो पहननी है, कि अगर फोर्सेस में पहनो जाके, और अदरवाइज थिएटर एक थिएटर जगह में है जहाँ पहन पे लो। तो यस। तो बहुत पहले से दिमाग में था कि एक प्ले ऐसा कराना है जो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो। तो कैप्टन बत्रा की स्टोरी बचपन से ही हम तो सुनते आए हैं, और भी जैसे जो परमवीर चक्र के जो अवार्डीज थे उनकी स्टोरी सुनते आए हैं, तो वो हमेशा से मुझको इंस्पायर करते थे। तो अपने थर्ड ईयर में 2016 में उनके बर्थडे से एक दिन पहले ये प्ले हमने ऑर्गेनाइज कराया था। और मुझे ये एक आदत है कि मैं जो भी चीज़ को करता हूँ फिर मैं उस पर इन डेप्थ जाने की मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल इन डेप्थ चला जाता हूँ। तो एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा चलो यार हिमाचल में उनके घर पे चल के आते हैं, पूछते हैं कि वो कैसे कैसे थे। तो अगस्त में हम 9th 10th अगस्त 2016 को उनके घर पे पहली बार गए थे पालमपुर में। तो उनके पेरेंट्स से मैं मिला, उनके साथ फोटोग्राफ्स हमने ली, उनके फादर से हमने इंटरेक्ट करा। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक पूरा ऊपर म्यूजियम बनाया हुआ है, और उस म्यूजियम में एंटर कर एक रूम को उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कोई फैक्ट्री में आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रॉफीज और मेडल्स ही बनते हैं। इतने सारे ट्रॉफीज, मेडल्स, और उनकी हर एक चीज को इतना प्यार से संभाल कर उन्होंने रखा हुआ है। ओके। तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और जब उनके फादर उनकी एक पूरी कहानी मेरे को मुझे मेरे तीन दोस्तों को, हम तीन दोस्त वहां पर उनके घर पे गए थे तो सुना रहे थे उनके फादर उनकी कहानी। तो एक जो प्राउड था उनकी आईज में और उनकी वॉइस में, वो मैं लाइफ में कभी, वो चीज इनक्रेडिबल है, ना कभी देखा होगा ना कभी देख पाऊंगा। तो ऐसी आवाज और ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में, वो एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा जब अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, एंड ही वाज सो 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 प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, मुझे उस दिन तक लगता था कि जैसे कॉलेज के पहले 2.5 साल हो चुके थे तो मुझे था कि शायद कॉर्पोरेट में मुझे जाना होगा, क्योंकि अब तो मेडिकल इश्यूज मेरे ज्यादा हो रहे हैं, मैं शायद ना कर पाऊँ आगे। बट उस दिन मैंने सोचा था कि यार ऐसा कुछ करना तो है लाइफ में कि उतना प्राउड अपने पेरेंट्स के और फादर के इसमें मैं भी देख पाऊँ अपने लिए। तो फिर राइट। मैंने सर्व पे क्लिक कराया, जो कि काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अभी रिसेंटली उसके ऊपर एक फिल्म भी आई। तो जब वो फिल्म आई तो सभी मेरे टीचर्स ने और मेरे सीनियर जूनियर्स के सबके मैसेजेस मेरे पास आए कि अरे स्टोरी तो हमने एग्जैक्टली उस टाइम पे 3-4 साल पहले देखी थी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है उस कहानी को दोबारा देख के। ओके ओके। सो आपने कॉलेज के दिनों में थोड़ा सा सिक्स पैक एब्स भी बनाए थे, कुछ ऐसा था? या वो फिल्म जो फोटो मैंने देखी हुई है आपकी, वो फोटोशॉप्ड है? हाँ सर, फोटोशॉप तो नहीं है कोई फोटोग्राफ। तो ये कैलिस्थेनिक्स करने की आदत हमने अपने मतलब स्कूल की ट्रेनिंग में डेवलप कर ली थी। उसके बाद जब ये मेडिकल इशू वगैरह की प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा था कि ठीक है अब लाइफ में एक मेजर पोर्शन अपने हेल्थ को, फिजिक को देना चाहिए। तो ठीक है, मेहनत करने की आदत स्टार्टिंग से थी, फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा वो था, तो कंसिस्टेंसी भी थी इन चीजों को लेके। तो कैलिस्थेनिक्स वगैरह करना स्टार्ट किया, लाइट वेट्स भी थोड़े बहुत कुछ टाइम के लिए मैंने यूज करे थे। तो उस टाइम पे सर फिर मैंने थोड़ा बहुत एथलेटिक टाइप की जो बॉडी होती है उसको बनाने की कोशिश करी थी। ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा है यार। ये एक्चुअली आपकी वर्सेटैलिटी को शो करती है। कई बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सिर्फ पढ़ते रहते हैं। एक ट्रू पर्सन या पर्सनालिटी वो होता है जो इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाए,
तो ज्यादा इंस्पिरेशन वहां से मिलती है। तो थैंक आपने यू। एक चीज है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो ये जो कैलिस्थेनिक है, ये कैलिस्थेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे स्टूडेंट जिनको पता नहीं है, जो भी व्यूअर्स है हमारे, वो एक आम भाषा में क्या समझाओगे इस चीज को? सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि कैलिस्थेनिक्स होता कैसे है और आपने इसको क्यों चूज करा। तो कैलिस्थेनिक्स पर सिर्फ बहुत सिंपल से एक लैंग्वेज में सर ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है, जो रादर देन यूजिंग जो ट्रेडिशनल वेट्स हो गए या जिम में जाके हम एक हैवी बल्कि बॉडी बनाते हैं, उसके ऑपोजिट में हम अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस और वेट्स को यूज करके अलग अलग वेरिएशंस ऑफ पुशअप्स, पुलअप्स, क्रंचेस और जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, मिनिमल इक्विपमेंट को यूज करके हम इन सब चीजों को करते हैं। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट होता है सर फ्लेक्सिबिलिटी, और एक जो बॉडी होती है वो शेप में रहती है। तो रादर देन गेटिंग अ वेरी बल्की और हैवी बॉडी, तो एक एथलेटिक बॉडी इसमें निकल के आती है। और फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं कि एकदम मतलब एक अच्छी, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली कैलिस्थेनिक्स को। तो ये सब सर इसमें होता है। ओके, तो मतलब बॉडी वेट का इस्तेमाल करके ही आप पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स लगाइए और उसी से ही आपका बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, और बढ़िया रहता है, एथलेटिक आपका वो रहता है बॉडी सर का द जो। बेस्ट पार्ट इज कि इसके लिए हम किसी जिम में या इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यस, किसी दिन यस। बारिश हो गई है या टाइम कम है तो अपने रूम में ही थोड़ा सा स्पेस अलग से निकाल के अपने एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी इसमें ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके, ओके। अर्पित, तो अभी आजकल चल रहा है कैलिस्थेनिक, या एसबीआई पीओ बनने के बाद थोड़ा डेस्क जॉब में ज्यादा मन लग रहा है आपका? सर कैलिस्थेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ, बट हाँ। मेरे इसी पास जरूर थोड़ा सा सर स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि पहले मेरे एग्जाम्स थे, उनके इंटरव्यूज आए, फिर उसके हम्म। बाद मेरी ट्रेनिंग, और उसके बाद मेरे को जम्मू में पोस्टिंग यहाँ पर मिली। एंड वीकेंड्स पे थोड़ा सा घर जाना मेरे को हो जाता है, तो उतना ज़्यादा 100% तो मैं कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा हूँ। बट हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जब भी टाइम मिलता है सर मैं डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे आप एसबीआई में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरे साल भर कितनी छुट्टियां मिल जाती हैं एक आप जैसे एम्प्लॉय को, कि वो घर भी जाए, या घर से बाहर है तो आराम से घर जाए, कुछ टाइम स्पेंड करे? हॉलीडेज का क्या सिस्टम है यहाँ पे? वर्क लाइफ बैलेंस के टर्म्स में एसबीआई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम्म। जैसे हमारे ऑल्टरनेट संडेज सैटरडेज ऑफ होते हैं, तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे हमको ऑफ मिलता है। उसके अलावा कुछ जो भी हॉलीडेज होती हैं सर, इन द मिडल ऑफ द वीक्स कोई हॉलीडे अगर आ रही है या कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो उसकी भी हमको मिलती है। उसके अलावा सर हर 11 वर्किंग डेज पर एक छुट्टी के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब काफी टाइप की सर कैजुअल लीव, सिक लीव इस टाइप की होती हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। बट पर्सनली सर मैं रिफ्रेन करता हूँ, स्पेशली फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द करियर में लीव लेने से, क्योंकि काम सीखना है तो बेस्ट है सर। अपना फैमिली को सर बैलेंस करो, 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे संडे घर पे चले जाओ, एंड अदरवाइज बैठो अपना काम सीखो, वो बेस्ट ओके, है। गुड, गुड, गुड। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दिल दिमाग में ये बहुत ही ज्यादा ये सवाल आ रहा था कि आपने सीएपीएफ की प्रिपरेशन की, राइट? साथ ही साथ यस। एसबीआई की भी किया है ना, बैंकिंग एग्जाम्स की भी की। दोनों में डिफरेंस तो है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कैसे आपने प्लान आउट किया कि मैं बैंकिंग प्लस ये सीएपीएफ, कैसे एक अप्रोच लेके आपने चले आगे? एक्चुअली सर आई से कि प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। तो ये जो अगर आज मेरे को 5 एग्जाम्स में एक साथ सक्सेस मिली है, तो इसका जो प्लानिंग थी मैं बहुत पहले कर चुका था। तो कॉलेज में आई रियलाइज कि सर कॉलेज से मुझे पता था कि हाँ आगे जाके मुझे प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने जब यूपीएससी टाइप की बुक्स उठा के देखी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और उतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ करता था, तो बहुत ज्यादा टाइम मैं दे नहीं पा रहा था और चीजें मुझको समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, कॉलेज में 19 को मैं पास आउट करूंगा, तो उसके बाद मैं कितना टाइम सीएपीएफ और यूपीएससी को देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं कब अपना बैकअप ऑप्शन को एक्सप्लोर करूंगा। तो उस कॉलेज में मैंने अपना जो एप्टीट्यूड था, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका बेसिक्स और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा लेवल पर प्रिपेयर कर लिया था। तो फॉर अ बैकअप के थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सी सेट में भी मेरे को हेल्प करेंगे, और सीपीएफ के एग्जाम में भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा इन केस 2-3 साल के बाद मुझे रिक्वायर होगा तो मैं बैंक का एग्जाम तब दूंगा, उससे पहले तो मेरे को अपना 100% फोकस जब तक मेरे अटेम्प्ट से तो मैंने यहाँ पर रखा।
तो इसके लिए प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी। तो जब यहाँ पर मेरे एग्जाम के रिजल्ट्स डिले हुए, 2020 का ये एग्जाम था जिसका रिजल्ट सर अभी आया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, तो उसके दौरान सर मुझे रियलाइज हो गया कि अब राइट टाइम है, मेरे को ये वाले एग्जाम्स दे देने चाहिए। और ये मेरे फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, तो लाइक विद इन 1 मंथ ही मैंने सारा प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था। अलग से मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था एग्जाम का कि कितना एफर्ट चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो जब प्रीलिम्स हो गए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद अराउंड 12 to 13 डेज थे मेरे पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मेंस का सर एक्सक्लूसिवली मैंने उन 12-13 डेज में पूरा 100% फोकस देके अपना प्लान आउट करके उसी टाइम पे प्रिपेयर किया। प्रीलिम्स वगैरह के लिए जो एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थी, उसके लिए मैं कॉलेज में पहले प्रिपेयर कर चुका था, उसके नोट्स मैंने वहाँ पे बना के रखे थे, तो बस वो रिविजन ही था मेरे लिए टाइप से। अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एसबीआई पीओ आईबीपीएस में? हाँ यस सर। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। और व्हाट यस अबाउट सीएपीएफ? सर, सीएपीएफ का मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था 2020 में। अच्छा, तो यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में ही सब कुछ आपने फोड़ दिया है ना, सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिए। तो जितना बोलने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल है। अर्पित ने 5 साल लगाए अपने इंजीनियरिंग में, है ना? अ, है ना, यस इंटीग्रेटेड था बीटेक एमटेक दोनों को मिला के। तो अर्पित शायद बता नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने शायद फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी, है ना? सर, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर से, बट हाँ उसके कुछ टाइम के बाद दिमाग में चीजें थी पहले से। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कुछ एग्जाम्स उस टाइम पे कंडक्ट नहीं हुए थे 17-18 के अराउंड में। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है, प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है, इसको मैं एज अ बैकअप यूज करूंगा पहले जब तक मेरे अटेम्प्ट्स हैं। जब मैं पास आउट हुआ मैं 23 का था, तो अच्छा। बहुत ज्यादा टाइम पीरियड में अपने हाथ में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि दैट विल बी अ बर्डन ऑन द फैमिली। एंड मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता है कि सर, क्योंकि यूथ के टाइम में जब आप जवान हो कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को बैठना, वो भी मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, मेहनत करनी चाहिए, वो एक बात है, ठीक है, अप टू सम लिमिट मेहनत करो, वो मैंने करी। उसके बाद फिर मैंने ये वाले एग्जाम्स दे दिए। अपना जो मेरा बैकअप ऑप्शन था वो मैंने निकाला, एंड देन आई क्लियर। अच्छा, ठीक है। सो अर्पित, जैसे सपोज अगर आप मतलब सीएपीएफ में ही सेलेक्ट होते, है ना, सीएपीएफ में रिजर्व लिस्ट में, तो एसबीए में आप काम कर रहे होते, तो फिर भी साथ ही साथ आपने सीएपीएफ दोबारा देना था, या फिर बस हो गया था, फुल स्टॉप था कि चलो अब एसबीए की नौकरी मिल गई है तो सिक्योर तो है ही है? क्या आगे एक्चुअली वो मेरा ऑप्शन रहता? सीएपीएफ का लास्ट अटेम्प्ट था हम्म 2020 में। हम्म। तो उसके बाद मैं एलिजिबल ही नहीं था सर, बस 24 वो मेरे लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ, 25 इज द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट अटेम्प्ट होता है 25 का। ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ सीएपीएफ, है ना, सीएपीएफ की ज्यादा बात करते हैं अभी। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें पेपर वन की और पेपर टू की बात करें, तो क्या आपने बुक्स वगैरह कुछ फॉलो की, कुछ बेसिक चीजें जो बताना चाहते हो आप? सर मैंने बेसिकली सर पहले पेपर टू के लिए बता देता हूँ कि हाँ, पेपर टू के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ी बहुत राइटिंग का शौक है, अगर प्रैक्टिस होना भी एक सेकेंडरी थिंग, अगर लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो ही कैन मेक इट इनटू सीएपीएफ। तो मुझे पहले ऐसे लगता था कि ये तो सिर्फ, जैसे मैं भी कोरा वगैरह पे देखता था या ऑनलाइन देखता था, कि ये तो जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं जो मेंस क्वालिफाई मतलब मेंस तक पहुंच जाते हैं, वही सीएपीएफ निकाल पाते हैं। तो ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट ठीक भी है, लेकिन बस ओनली डिफरेंस बिटवीन दोज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड दोज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज ऑफ टाइम लिमिट। उनको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, जो लोग यूपीएससी को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट करने के लिए हर कोई कर सकता है। तो पेपर टू की स्ट्रेटेजी सर यही है कि विद इन टाइम लिमिट अपने पेपर को कंप्लीट करो और पूरा पेपर कंप्लीट करो उस चीज में। एंड क्वेश्चन को समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इट वाज बेस्ड ऑन वर्क फ्रॉम होम थिंग। तो यस, उसके जो यस। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो बहुत ही मोल्डेड सी थी, कि उसमें लिखा हुआ था वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इज नॉट अनवेलकम। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो लाइन पढ़ी तो नॉट अनवेलकम मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई समझने में, तो मैंने कहा इसको अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, उसको किया टाइम। फिर मेरे को समझ में आया कि ठीक है, इसने थोड़ा सा बस लैंग्वेज को मोल्ड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको वहां पे पूरा अटेम्प्ट किया, और जैसे ही मेरा पूरा टाइम लिमिट कंप्लीट हुई पेपर की, जब तो डॉट में जब मैंने फुल स्टॉप दबाया तभी मेरे पूरा मतलब लास्ट क्वेश्चन का फुल स्टॉप लगाया, तभी मेरा पूरा टाइम खत्म हुआ था। तो इजीली हो सकता है, अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, जो भी ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन मिल जाए उसमें प्रैक्टिस करते रहो। और अपने एंड से जो भी करंट अफेयर्स आप देख रहे हो कि सामने है, या लगता है कि इसके ऊपर कुछ मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है,
जा सकता है या मेरा ओपिनियन मांगा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें अपने कर लेनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन सर जैसे चैनल्स हैं, विकिपीडिया है, तो बाकी काफ़ी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैंने उन्हीं को एक्सप्लोर करा था, अलग से मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। राइट। पेपर 1 के लिए सर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक इंसान 1 या 2 सब्जेक्ट्स में वीक है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। आप अगर सोशल साइंसेज में अपने आप को वीक समझते हैं, करना तो पड़ेगा सोशल साइंसेज भी, लेकिन देन यू कैन मेक इट अप इन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे वो भी आ जाते हैं, मतलब उनके मार्क्स काउंट होते हैं। उसके अलावा जो भी एनसीईआरटीज हैं, बेसिक बुक्स वहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स कम पूछे जा रहे हैं उन पे थोड़ा सा कम फोकस करो, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। उसके अलावा सर हर वक्त अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कोई एकदम से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इंट्यूशन के साथ जाना पड़ता है। जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ था तो उसमें ऑप्शंस जो थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, वो कुछ 2 के फैक्टर में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसके जो 4 ऑप्शंस थे दे वर लाइक 2, 12, 32 एंड 64। पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेने के बाद में सिर्फ उस पेपर में क्वेश्चन पे बैठा हुआ था कि इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, चारों ऑप्शंस में से 2, 32 और 64 दे आर एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ 2, बट 12 ही है जिसमें 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो वो मैंने ऑड वन आउट करके लास्ट में उसे टिक कर दिया एंड दैट वाज द आंसर। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को, रीजनिंग को, कॉमन सेंस को भी यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व, पेपर को सॉल्व करने के लिए। बाकी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बुक कंटेंट वही फॉलो कर रहे हैं, जो सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं, जो टॉपर्स बताते हैं या जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उन्हीं को करना चाहिए। बस अपना ऑप्टिमिस्टिक रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ज्यादा परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो, सीपीएफ हो जाएगा। ओके ओके ओके। सो अगर सम अप करें जो आपने बताया है पेपर 1 पेपर 2 का, पेपर 2 के अंदर टाइम लिमिट के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर लो, राइट। एंड जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो फ्रॉम द स्टेटमेंट, उसको बहुत ध्यान से इंटरप्रेट कीजिए, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट शायद बहुत सिंपल हो, लेकिन उसके एक दो कीवर्ड्स जो हैं वो आपको पूरा स्टेटमेंट सोचने में आपको मजबूर कर देंगे, तो उसको भी बहुत ध्यान से आपने देखना है। पेपर 1 के लिए आपने वही कहा कि बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और उसमें थोड़ा सा अपना जो एक्स्ट्रा वो जो दिमाग होता है कि हाँ उसको इंटरप्रेट कैसे करना है इस सवाल को, थोड़ा सा वो इंट्यूशन वाली बात आपने कही है ना। बाकी तो टॉपर्स ऑलमोस्ट सारी किताबें सेम ही बताते हैं। अर्पित टॉपर इसलिए बना क्योंकि अर्पित का जितना मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज अर्पित ने पहले से ही पढ़ी हुई थी, लगभग लगभग बेसिक या थोड़ा उसका अच्छे लेवल का, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इन पेपर 1। तो वही है कि मैथ्स रीजनिंग अगर आप देख लीजिए 20-25 सवाल आते हैं, उसमें से अर्पित ने अगर 18 सवाल ठीक कर लिए होंगे या 15 प्लस भी कर लिए होंगे, तो उनका वो वहां पे जो बाकी लोग हैं वो 10 सवाल कर रहे हैं, अर्पित ने 18 किए, तो 8 नंबर का 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस जो है वो 16 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिलवाता है ना। जनरल साइंस में भी ऐसा ही होगा। तो अर्पित का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, इनका बैकग्राउंड एकेडमिक साइंस वाला बैकग्राउंड था, इसीलिए इन्होंने इस तरीके से ज्यादा बेटर कर लिया। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जो जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, व्हाट बेस्ट दे कैन डू इज टू डू वेल इन द जनरल स्टडीज रादर देन इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दी मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट। और ये तो हो गया हमारा पेपर को क्लियर करने का फंडा, है ना। तो अर्पित कितना स्कोर बन रहा था पेपर 1 पेपर 2 के अंदर आपका? सर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, पेपर 2 में मेरे 100 प्लस मार्क्स हैं एंड अच्छा पेपर 1 में अराउंड 120 मार्क्स मेरे बने थे। अच्छा, 120 मार्क्स, तो 120 मार्क्स इज जस्ट लाइक बॉर्डर लाइन, लगभग लगभग। Yes, वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मैं लैग कर गया था पेपर हम्म, 1 में, मेरे को थोड़ा सा, इसीलिए मैं शायद रिजर्व लिस्ट में पहुंचा, हाँ। तो वहाँ पे इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई मुझे। अच्छा, इंटरव्यू में मार्क्स अभी डिस्क्लोज तो हो ही गए होंगे? सर हो गए मार्क्स डिस्क्लोज। कितना आपका स्कोर बन रहा है? सर आई गॉट 97 मार्क्स आई गेस। अच्छा, 97 इज ऑब्वियसली डिसेंट स्कोर ही है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली व्हाट रियली मैटर्स इज योर सिलेक्शन, राइट। वो चाहे रिजर्व में आए, चाहे मेरिट में, पहली मेरिट में आ जाए, रिजर्व में आ जाए, डज नॉट मैटर, है ना। तो 97 इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट स्कोर। फिजिकल मेडिकल में डर लग रहा था अर्पित कि यार पहले मेडिकली आउट हो गया हूँ, क्या पता यहाँ पर भी कुछ दिक्कत आ जाए। सर ऑल तो मैंने पूरी रिसर्च करी थी उस चीज़ को लेकर एंड हाँ। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया,
तो उन्होंने कहा कि आईज में ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए, बट एक थोड़ा सा मन में रहता ही है हमेशा फियर। तो जिस दिन मेरा आईज वाला था तो मेरे पापा का एक रात पहले कॉल आया कि ठीक है थोड़ा अच्छे से करना, जो भी दिखे थोड़ा एफर्ट लगा के और अच्छे से देख लेना। ऑल दो उनके पास अपनी मशीनरी होती है, वो चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे वो वाले इशू को उन्होंने कंसिडर नहीं करा। ओके। फिजिकल में मैंने प्रिपेयर किया था सर, ऑल दो मतलब मेरे को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा पहले तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्टेगनेंसी के फेज में था, लॉकडाउन था, थोड़ी सी तबीयत खराब रही थी उससे पहले। तो जब मैंने लॉन्ग जंप के लिए प्रिपेयर किया तो मेरे पैर में चोट लग गई थी। और जिस दिन मैं अपने फिजिकल के लिए गया, मेरे दोनों ही पैर में चोट लगी हुई थी, मतलब मैं दोनों ही पैर में बैंडेज बांध के भागा था वहां पे। क्या बट मुझे बात। था कि मैं कर लूंगा। शॉर्ट अच्छा। पुट के लिए मैं अपना अलग से लेकर आया। ठीक से मैंने चारों इवेंट्स की ठीक से प्रैक्टिस करी थी, किसी को भी लाइटली नहीं लिया था। हम्म, एंड अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा सर, कोई ऐसा बहुत स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होती है, बहुत से बच्चों का वहां पर हो गया था। ओके ओके। एंड ही इज द लाइव एग्जाम्पल जहाँ पे इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड, या आप मेडिकली आउट हैं, या फिर आप ऐसे एक तो होता है रिकमेंडेड वाला स्टेज होता है, कॉन्फ्रेंस आउट भी हो रहे हो, बार बार स्क्रीन आउट हो रहे हो, तो ही इज अ लाइव एग्जाम्पल जहाँ पे आप इस डायरेक्शन में नहीं चल पाए तो अब इस डायरेक्शन में चल सकते हो, है ना। दोनों चीजें आपको एक ही जगह पहुंचा रही हैं, टू सर्व टू योर नेशन एंड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का कलर अलग होगा लेकिन काम वही होगा। इनफैक्ट इस जॉब के अंदर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास आएंगी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट अल्टीमेट स्टेज, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का क्या सिस्टम रहा अर्पित आपका? सर इंटरव्यू जैसे आपने बताया, इट इज द लास्ट स्टेज, और वहां तक पहुंचने के बाद कोई भी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ता है, और मैंने भी नहीं छोड़ी। तो अपना 100% मैंने बाकी जो भी दो एग्जाम्स थे वहां से दिमाग हटा के मुझे था कि ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यूपीएससी भवन में जाने का मौका मिलेगा, उस बोर्ड के सामने बैठने का मौका मिलेगा, तो अपनी साइड से मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो वही सर फोर्सेस के बारे में पढ़ना। बाकी मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, आपने काफी अच्छे से गाइड किया, आप खुद एक एस्पिरेंट रहे हैं, तो सारी बातें हुई, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स जो आपने मुझे बताई थी वो सारी मैंने फॉलो करी वहां पर। और सर बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस, आपके जवाब देने का तरीका वो मैटर करता है, एक विट मैटर करती है कि किसी भी क्वेश्चन को काफी वे में आंसर किया जा सकता है, और अगर आप सबकी तरह ही आंसर करेंगे तो दैट वॉन्ट बी, बस एक नॉर्मली मार्क्स लेकर आएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज का लेवल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी नॉलेज से ही गेन होता है। तो सारे करंट अफेयर्स के ऊपर एक स्ट्रांग होल्ड, एक चीजों को फिल्टर आउट करना कि मेरी प्रोफाइल क्या बन रही है और मुझसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर कोई डिस्टर्बेंस, जैसे रिसेंट पास्ट में मेरे करनाल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पे भी सीआरपीएफ वगैरह को बुलाया गया था, तो वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने जगह की प्रॉपर थरो नॉलेज होना। और क्योंकि मैं सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, वो पुटअप भी किए गए। एंड सर वही एक तरीका होता है कि अपने इंटरव्यू को जो कहते हैं कि ड्राइव करो अपने अकॉर्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे आप बात करना चाहते हो उनको इंट्रोडक्शन में बोलो, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज अ स्पेस वेयर यू कैन ओपन अप द इंटरव्यू। तो मेरे को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था। अब मुझे बोला गया था कि अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था इन द वेरी फर्स्ट लाइन। तो थोड़ा सा लिमिट हो गया था कि आई हैड टू टॉक अबाउट दिस एकेडमिक बैकग्राउंड। तो जो भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिर्फ उन्हीं को बोलो, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करो, और मॉक इंटरव्यूज दो जितने भी ऑप्शन मिलते हैं अपने पास, अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ जो लोग वर्किंग है डिफेंस फोर्सेज में, आपके साथ। जैसे आपने ऑनलाइन मेरे लिए 2 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए थे, एक सिंगल 1-to-1 था, एक पैनल में था आपके साथ। तो इस तरीके से सर मैंने प्रिपेयर किया था, बस अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 8 दिसंबर 2021 को फाइनली मेरा इंटरव्यू आया था, 1 साल के बाद एग्जैक्टली। तो इट वाज अ स्पेशल डे, अंदर जाना, वहाँ पे सबको देखना, यूपीएससी के बाहर फोटो खिंचाना एक सपना होता है हमेशा के लिए। तो यही सब ओके। सर। तो अर्पित का एक्चुअली हमने जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो हमने ही वाज प्रिविलेज्ड वन, बिकॉज प्रिविलेज्ड इसीलिए क्योंकि इनका जो है वो पैनल के अंदर भी इनका मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो इनको वो एक्स्ट्रा वो मिल गया कि चलो लेट्स गो फॉर इट। और बाकी अर्पित का मैंने प्रोफाइल जब देखा था तो मेरे को भी लगा था कि हाँ, ही इज अ वेरी वेरी जेन्युइन कैंडिडेट। और सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि जो रिकमेंड होने के बाद मेडिकली आउट हो जाना, तो वो बहुत बड़ा धक्का लगता है।
तो मेरे को लगा नहीं, इस बंदे का होना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल वेडिकल का इतना इशू होता नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको वो क्रॉस कर ही लिया है इन्होंने, तो इनका होना चाहिए। और ये अल्टीमेटली हमने इनके लिए कर दिया, कंडक्ट किया, चीजें की। और ही वाज अ वेरी क्विक लर्नर कि हाँ, जो जो चीजें बताई हैं लेट्स फॉलो देम। एंड अल्टीमेटली इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, गॉट अ डिसेंट मार्क्स आल्सो इन द इंटरव्यू। एंड उसके बाद अर्पित, इंटरव्यू देने के बाद बोर्ड वोर्ड कौन सा था? दे वर हैप्पी, यू वर हैप्पी, कैसा इंप्रेशन रहा आपका अल्टीमेटली इंटरव्यू के बाद? सर इंटरव्यू वेंट ऑन अ गुड नोट। मेरा बोर्ड 24 का बोर्ड था। अच्छा, तो 24 का एज ए था। टीचर, यस सर, 24 का मेरा बोर्ड था। तो काफी अच्छे तरीके से जो प्रॉपर इंटरव्यू होता है, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हायर लेवल तक लेके जाना, वो मेरे इंटरव्यू में हुआ था। तो 4 मेरे मेंबर्स थे पैनल में। तो चौबे सर ने स्टार्ट किया, मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा सबसे पहले। उसके बाद जमताड़ा के ऊपर जो एक जमताड़ा में मोबाइल फ्रॉड्स वाला केस हुआ था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस चीज को, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था, वो पुराना था वहाँ पे, बट उन्होंने पुटअप कर दिया। तो आई हैड एन आइडिया। वही जो मैंने कहा था कि पहले बस पढ़ते रहो, अवेयर रहो। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके नहीं पूछा, ये पूछा कि आपने जमताड़ा के बारे में पढ़ सुना है? मैंने कहा यस सर, आई हर्ड अबाउट इट। तो ये कौन से स्टेट में है? मैंने बता दिया। एंड इसमें क्या क्या हुआ था तो थोड़ा बहुत मैंने उसमें बता दिया। बहुत ज्यादा इन डेप्थ उन्होंने भी जाकर नहीं पूछा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछें, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट दिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस क्योंकि पुराना टॉपिक था तो उन्होंने वहां पे थोड़ा बहुत पूछा। मैम ने मेरी हॉबीज से रिलेटेड तीनों ही हॉबीज के ऊपर एक एक करके क्वेश्चन पुट अप किया। कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर के भी क्वेश्चंस आए। उसके ओके। अलावा मैंने निर्भया केस के ऊपर भी एक प्ले करा था, तो उसमें मैम ने पूछा कि आपने इतना डार्क टॉपिक क्यों चूज करा, आप कुछ ज्यादा बेटर चूज कर सकते थे। तो बेसिकली शी जस्ट वांटेड टू नो माय स्टेट ऑफ माइंड, कि मैंने क्यों ये वाले डिसीजंस लिए, क्यों ये टॉपिक्स को चूज करा। उसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स थे जो सर ने मुझसे पूछे, और सैनिक स्कूल से और मेरी लाइफ के ऊपर, मेरी ट्रेनिंग के ऊपर एक सर ने मुझसे काफी क्वेश्चनिंग करी। तो ये सब था। उसके अलावा सर मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि एक, जैसे कहते हैं कि वी लिव इन एन इन्फॉर्मेशन एरा, तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, और इन्फॉर्मेशन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मिसगाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन और मिसगाइड करने वाले लोग भी हैं। तो वी हैव टू जस्ट फिल्टर आउट के क्या सही बात है, अपने विजडम को यूज करना, अपने ओपिनियन को यूज करना। दूसरे की कितनी सुननी है और कितनी नहीं सुननी है, ये बात बहुत मैटर करती है, बीट इंटरव्यू और बीट योर ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, करेक्ट। वहाँ पे ये बहुत मैटर करता है। तो इस दूसरों की जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये ऑनलाइन हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके साथ कभी भी अपने जो दिमाग है उसको नहीं भूल जाना चाहिए कि मुझे क्या लगता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या ठीक है। मुझे भी अलग अलग टाइप के व्यूज दिए जा रहे थे कि इंटरव्यू तो कुछ तो इतने अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेते हैं और ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। तो वहां से आने के बाद बोर्ड भी खुशी थे सर, वो ऐसा कुछ अलग से स्पेशल वो नहीं था। और बाहर आने के बाद मुझे भी था कि हाँ, आई वाज सेटिस्फाइड बाय माय आंसर्स। तो एवरीथिंग वेंट ऑन अ गुड नोट। जो पूछा मैंने सब कुछ आंसर कर दिया था वहाँ पे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आपने ना एक बहुत ही कमाल की चीज बताई है, वैसे तो आपका पूरा इंटरेक्शन जो है उसमें कमाल ही कमाल दिख रहा है, लेकिन उसमें दिस दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द बेस्ट मेंटोरशिप पॉसिबली। हम तो अपने लेवल पे अपना पूरा इनिशिएटिव करते हैं, और बाकी लोग भी इसी तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स, पैसे लेके या फ्री में या जैसे मर्जी भी है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे स्टूडेंट को मेक श्योर करना है, अपना दिमाग भी अपने साथ लेकर आइए कि हाँ, किसी की आप एडवाइस सुन रहे हो, मेंटोरशिप ले रहे हो, तो अपना दिमाग भी लगाइए कि ये मेंटोरशिप मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगले ने कुछ कोई चीज की है, अचीवमेंट ली है, तो इट शुडंट बी लाइक दिस वे कि जो वो बंदा बता रहा है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, और यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज सेइंग। यू हैव टू सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड ये चीज जो है ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा धक्का देती है। मॉक इंटरव्यूज जब कंडक्ट किए जाते हैं मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल तरीके से इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट जब देता रहता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मॉक इंटरव्यू अपनी एफर्ट लगा के, तो उसको चारों तरफ से कंफ्यूजन दिख जाती है कि यार, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, इस तरीके से। और वो फिर वो उस डिलेमा में घुस जाता है कि कहीं मेरे में ही प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज को तब आता है जब आप थोड़ा अपना विजडम यूज नहीं करते हो, ठीक है।
तो उसको जो है आप नॉलेज लीजिए, बट अपने दिमाग के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए या उसको बाहर निकाल दीजिए उस चीज को, राइट। अगर आपके फेवर में है, गो फॉर इट, अगर नहीं है, डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन द अदर पर्सन, राइट। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। और इवन दो वी ऑल्सो से वी आर द बेस्ट पीपल, बेस्ट मेंटोरशिप, लेकिन बेस्ट कुछ नहीं होती है। इट इज जस्ट लाइक कि आप सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं हुए तो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। सेम अप्लाइज टू अस ऑल्सो। हम लोग भी मेंटोरशिप जब देते हैं तो हम लोग को, हमारी जो प्योरिटी होती है वो ये होती है कि हम लोग ने एफर्ट पूरा लगाना है स्टूडेंट को हेल्प करने में, लेकिन कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, राइट। तो उसमें भी ऐसा है कि वी अपना एफर्ट पूरा लगाइए और अपना विजडम जो है अपने साथ लगाइए, ताकि आपका नुकसान ना हो एट द एंड ऑफ द डे, राइट अर्पित। एंड एग्जैक्टली। हाँ जी, यस। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही सेम चीज कह रहा था कि जैसे अगर आपके लिए सर, क्योंकि आपने खुद ये सारी चीजों को देखा है, आप खुद एक ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट रहे हैं, और आपने मुझे चौबे सर के बोर्ड के बारे में काफी अच्छे से गाइड किया था। बस यही मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने भी जाने से पहले पूरा पे ऑलमोस्ट सारे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिए थे, नेट पे जो इन्फॉर्मेशन थी सब देख ली थी, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करे जा रहे हैं। एंड वहां पहुंचने के बाद भी कोई ना कोई मतलब ऐसा आ जाता था जो बोलता था कि यार बहुत ही पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, इतना अनएक्सपेक्टेड चले जाता है, मुझसे तो ऐसा पूछ लिया, इतना पुराने कोई टॉपिक को इतना इन डेप्थ जाके पूछ लिया। तो मैं, मेरा फ्रेंड था वहाँ पे आगरा से, एक और कैंडिडेट आया हुआ था, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया उस टाइम पे। तो मैंने कहा देखो यार, एक बड़ी सिंपल सी चीज करते हैं, अब कौन क्या कह रहा है उसे भूल जाओ, हम क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं। अब अपनी यस। साइड से हम यही सोच के जाएंगे कि सब कुछ अच्छा ही होना है, ये अननेसेसरी अब डर के जाएंगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी साइड से बस एक अच्छे कूल माइंड के साथ जाओ और सब अच्छा ही होना है, सबके ओपिनियंस को छोड़ दो। तो मेरा इंटरव्यू वेंट ऑन अ वेरी गुड नोट, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे नोट पर हुआ था। तो ओके। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विजडम को यूज करना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट, 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 बहुत बढ़िया। और अभी अपने जो अर्पित सर है वो ही इज वर्किंग इन एसबीआई। तो अर्पित सर अभी कितना टाइम निकाल लेते हो हर दिन की, थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, कुछ चल रहा है एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी, या कोई और टारगेट भी लेके बैठे हो, या अभी चल रहा है ऐसे डेली लाइफ मेरा रूटीन कहना वाला? है टारगेट तो लाइफ में हमेशा होना ही चाहिए, जो हाँ। भी आपको एग्जिस्टिंग एक चीज मिली है, थोड़ा सा एम्बिशियस होना भी चाहिए इंसान को। तो नो डाउट एसबीआई की जॉब इट इज ए चैलेंजिंग वन। तो स्टार्टिंग में तो एज अ प्रोबेशनरी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, बट हाँ वर्किंग आवर्स तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कई बार। बट ओके। ठीक है सर, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि काफी सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। उसके बाद जब हम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म भी हम समझ जाते हैं। तो हर चीज मैटर करती है। तो ठीक है सर, टाइम निकालते हैं, थोड़ा कम निकलता है पहले जितना नहीं निकल पाता है, अब थोड़ी सी फैमिली ऑब्लिगेशंस को भी देखना होता है, वीकेंड पे घर पे जाना होता है। बट ठीक है, टाइम निकालते हैं अपने जो भी कैलिस्थेनिक्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो जैसे मैंने पहले कहा ही था, तो उसके लिए टाइम निकालते हैं। थोड़ा और ज्यादा मन है कुछ और भी आगे अगर हो पाए, अगर भगवान ने चांस दिया तो इससे भी ज्यादा सब कुछ करेंगे आगे लाइफ में। करेक्ट, करेक्ट। फाइनल वर्ड्स जो एस्पिरेंट्स को आप देना चाहते हो, बोलना चाहते हो? सर फाइनल वर्ड्स यही है कि सबसे पहले तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। हम्म। अपने जो भी आपका एम है, ड्रीम है, डेडिकेशन और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अपना एक वाई जो है किसी भी काम को करने के लिए, जो रीज़न है आपका, वो बहुत मैटर करता है, और आपकी ऑनेस्टी उस रीज़न को हमेशा बना के रखती है। हम्म। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा होना है कि नहीं है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मेरा हो जाना चाहिए इस मेहनत के साथ। एंड एक बात जैसे मैंने पहले भी कही थी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी एक बार जब लॉकडाउन लगा था सुनने में आया था कि अब तो बैंक्स में वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो एक लोगों ने एक साइकिल जैसा ग्राफ बना के प्लॉट किया था कि ठीक है, ब्लूम पीरियड होता है, उस टाइम पे लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो वैकेंसीज बनती हैं, अब रिटायरमेंट्स कम हो जाएंगी तो वैकेंसीज कम बनेगी, जबकि ऐसा नहीं था, वैकेंसीज आती हैं। तो इतना ज्यादा डर के मत चलो, लाइफ में कुछ करना है करो। एंड आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑलवेज रिमेंबर द पीपल हु वर देयर विद यू व्हाइल यू वर स्ट्रगलिंग। तो जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, माय फादर, जिन्होंने अभी तक मतलब बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे सिस्टर एंड मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी मदर है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो उन लोगों को एज अ सपोर्ट सिस्टम मानना, खुद पे और उन पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। और अपना डेडिकेशन, ऑनेस्टी, अपने जो भी चीज कर रहे हैं लाइफ में, बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और या फिर कुछ भी आपकी हॉबी है या हर जगह, तो वो एक आदत होती है। अगर आप अपनी हॉबी के साथ ऑनेस्ट हैं तो उसके बाद अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो वहां पे भी ऑनेस्टी उस एग्जाम के लिए आएगी निकल के। तो अगर मेहनत करने की आदत है तो इंसान जो भी करने निकला उसमें अचीव कर ही लेगा।
तो रादर देन गिविंग सम क्लीशे एडवाइस कि ये बुक्स फॉलो करो या ऐसे करो, मैं बड़ी जनरल से कह रहा हूँ, लाइफ बहुत सिंपल है, उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अपना मेहनत करो, सपना देखो, इट विल बी फुलफिल्ड। थोड़ा टाइम लगेगा, CAPF 2020 में हुआ था, जनरली इनका रिजल्ट टाइमली ही आता है CAPF का, बिकॉज इट इज कंडक्टेड बाय UPSC। बट ठीक है, टाइम लग गया, 2-3 बार लॉकडाउन लगे बीच में, और फाइनली मेरा अब रिजल्ट आया। इट टेक्स टाइम। I was recommended when I was 16 or 17, but finally डिफेंस में जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 24-25 की एज में, यहाँ पे जाके मुझे सक्सेस मिली है। तो अपना मेहनत करते रहो, सक्सेस विल बी, और सबका एक अपना टाइम होता है। परफेक्ट 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 है। और ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड टू योर फैमिली। एंड चलो आपसे फिर आगे दोबारा बात करेंगे। जो भी आपका डिसीजन होगा टू स्टे विद द SBI और टू गो फॉर द CAPF, all up to you. More important is satisfaction and happiness in life, और वो obviously हम विश करते हैं कि आपको आगे और आपकी जो गोल्स हैं वो आप अकम्प्लिश करें, राइट अर्पित? सर, एंड मैं इसके अलावा आपको और आपके इंस्टीट्यूट का भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मॉक इंटरव्यू के टाइम पे मेरा मोरल बूस्टअप करा था। एंड काफी अच्छे लगा था मुझे आपके साथ इंटरव्यू देके, और उसके बाद भी आपने खुद ही मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच अर्पित, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, है ना? चलो, थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू।